देखिए प्रिय प्रशिक्षुओं, आप लोगों को ये वीडियो प्राप्त हो रहा है। इसको आप पढ़ते रहिए। जो भी समस्याएं होती है शिक्षक से कंसल्ट करिए। उससे पहले आपको करना क्या है कि ये वीडियो जब चलता है तो नीचे आप सब्सक्राइब का एक बटन आता है, सब्सक्राइब बटन दबाएंगे। उसके बाद बेल आइकन को दबा देंगे तो कोई भी वीडियो यहाँ से बनाया जाता है या जैसे भी डाला जाता है तो आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा, चाहे वह आपको ग्रुप पे डाला जाए या न डाला जाए। तो जब आप उसको सब्सक्राइब करे रहेंगे, बेल आइकन को दबाए रहेंगे तो निश्चित रूप से जैसे ही वीडियो यहाँ से तैयार होता है आपको तुरंत ही जो है वो प्राप्त हो जाएगा। उसमें आपको ये वेट नहीं करना पड़ेगा कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आया है या नहीं आया है। तो इसलिए सबसे पहले जब आप वीडियो को स्टार्ट करें तो सब्सक्राइब बटन को जो है दबाएं, उसके बाद बेल आइकन को दबा दें। तो जिससे जो है जितने भी आपको महाविद्यालय से वीडियो बनाए जा रहे हैं वो सारे वीडियो जो है आपको प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से इस चीज को प्रमुख रूप से ध्यान देंगे तभी आपको जो है सारे वीडियो प्राप्त हो सकते हैं। तो बीएड प्रथम वर्ष के प्रशिक्षुओं को आज हम विषय है हमारा अधिगम और विकास का मनोविज्ञान। अधिगम और विकास के मनोविज्ञान के अंतर्गत हम इससे पहले आपको बता चुके हैं कि इसमें लगभग कोर्स हमारा समाप्त हो चुका है, लेकिन रिवीजन के तौर पर जो है कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि जो है बच्चों को पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। वीडियो को अंत तक देखिए तभी जो है आपको स्पष्ट हो सकता है कि हमको जो है इस वीडियो में बताया गया क्या बताया गया है। इस प्रकार से जो हमारा आज का टॉपिक है, जो हम टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह है व्यक्तित्व। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को जो है अंग्रेजी में पर्सनालिटी, पर्सनालिटी को जो है PER पर्सनालिटी कहते हैं। अंग्रेजी का शब्द है पर्सनालिटी। हम आपको बताएंगे कि ये पर्सनालिटी जो है शब्द अंग्रेजी का ये कब से आया है, कहां से आया है, कैसे जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। तो हम चलते हैं व्यक्तित्व के बारे में देखते हैं। तो अमूमन हम देखते हैं कि व्यक्तित्व से हमारा जो अभिप्राय होता है, जो हम लोग सोच रखते हैं वह होता है व्यक्ति का रूप कैसा है, व्यक्ति का रंग कैसा है, उसके कद कैसे है, उसकी लंबाई कैसे है, उसकी चौड़ाई कैसे है, उसकी मोटाई कैसे है, उसका जो है वो पतलापन अर्थात शारीरिक संरचना कैसी है, उसके व्यवहार कैसे हैं, वह मृदुभाषी है या कटुभाषी है ना। तीन सारी चीजों को हम जो है क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के पश्चात अमूमन व्यवहार में हम यही देखते हैं कि इससे व्यक्ति का जो है हम व्यक्तित्व निर्धारित करते हैं कि वह व्यक्तित्व का अच्छा है या खराब है। लेकिन हम देखते हैं कि जो ये समस्त उसके गुण होते हैं, वह समस्त गुण जो है व्यक्ति के समस्त व्यवहार का दर्पण होता है। जो ये सारी चीजें हम देखते हैं वह सारी चीजें जो है ये कह लीजिए कि वह उसके व्यवहार का वो दर्पण होता है कि जो उसके समस्त व्यवहार होते हैं, जो उसके द्वारा व्यक्तियों से व्यवहार किए जाते हैं, वही जो है वह समाज में व्यक्तियों को दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से व्यक्तित्व की जो अवधारणा रही है वो कई प्रकार से रही है। तो व्यक्तित्व को बहुत जो है वो अर्थ के रूप में जो है वो नहीं बताया जा सका, स्पष्ट नहीं हो सका, इसमें भी मतभेद रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि कौन कौन सी अवधारणाएं रही व्यक्तित्व के संबंध में, क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो इसमें अनेकों अनेक अवधारणा रही है, जिसमें हम देखें अगर तो व्यक्तित्व शब्द का जो प्रयोग की बात आती है वह जो है शारीरिक बनावट के लिए, सौंदर्य के लिए किया जाता है कि शारीरिक बनावट उसकी कैसी है, उसका सौंदर्य कैसा है, वह देखने में कैसे लगता है। तो कुछ मनुष्य में व्यक्ति में जो है एक या दो गुण पाए जाते हैं। तो क्या उनको ये कहा जा सकता है कि वह जो उनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है या उनका व्यक्तित्व खराब है। तो मनोवैज्ञानिकों की भी तमाम धारणाएं रही हैं इस संबंध में। मनोवैज्ञानिक भी जो है तमाम धारणाओं को दिए हैं, अपने अपने विचार दिए हैं। तो जिसमें देखते हैं कि यही एक कारण रहा है जिसमें जो है व्यक्तित्व को आज तक किसी निश्चित अर्थ में जो है वो बांधा नहीं जा सकता है। यह कह लीजिए कि उसकी सीमा को जो है वो निश्चित नहीं किया जा सकता है कि हम व्यक्तित्व किसे कहें, है ना। फिर भी हम आइए देखते हैं कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति जो हम बताए आपको पर्सनालिटी शब्द है, वह पर्सनालिटी शब्द आया कैसे। तो पर्सनालिटी शब्द की अगर बात की जाती है तो व्यक्तित्व हमारा हिंदी है और उसी का अंग्रेजी रूपांतरण जो है वो हमारा जो है वो पर्सनालिटी शब्द है। तो इस प्रकार से इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है यूनानी भाषा के जो है वो पर्सोना शब्द से हुई। किससे हुई है? यूनानी भाषा हमारी है, ये जो है यूनानी भाषा के
पर्सोना, यूनानी भाषा की पर्सोना से हुई है। ठीक है, तो यूनानी भाषा का जो हमारा पर्सोना है, तो जो पर्सोना शब्द है, तो यूनानी भाषा के अगर इस पर्सोना शब्द के अर्थ को अगर हम देखते हैं तो इसका अर्थ होता है नकाब, मास्क, नकाब। अब ये हम देखते जो है कि नकाब क्या होता है, तो यूनानी लोग जो है नकाब पहन करके मंच पर जब अभिनय करते हैं, जैसे हम देखें कि गांव में देखते हैं कि बीच बीच में नाटक हुआ करते हैं, या विद्यालयों में देखते हैं जो है कि कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें जो है पात्र निश्चित होते हैं कि किसके व्यक्तित्व को हमको प्रदर्शित करना है, अर्थात जो व्यक्ति वह होता है वह स्वयं अपने कार्यों को न बता करके जिसके बारे में वो बताया जाता है उसके नकाब को वह पहन लेता है और पहन करके उसी का अभिनय करता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति होता है वह व्यक्ति दिखता नहीं है, बल्कि जो नकाब धारण करता है, जो उसके आदर्शों को अपनाता है, वही जो है उसको दिखाई देता है। इस प्रकार से रोम में जो है इसको पहन करके जो है जो पात्र होते थे वही जो है वो दिखाने का कार्य करते थे। इस प्रकार से इसको हम मास्क भी करते हैं। उसके बाद आता है कि रोम के जो प्रसिद्ध एक लेखक थे सिसेरो, सिसेरो एक लेखक भी थे और कूटनीतिज्ञ भी थे, लेखक भी थे और कूटनीतिज्ञ थे। तो सिसोरे ने जो है व्यक्तित्व के संबंध में जो है उन्होंने कहा कि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे क्या हुआ कि पर्सोना शब्द का अर्थ भी बदलता गया। जैसे पर्सोना का शब्द जो है, पर्सोना जो शब्द रहा उसके अर्थ की बात जो की गई यूनानी भाषा में नकाब से लाया गया, लेकिन जो है क्या किया सिसोरे महोदय ने जो लेखक भी थे और कूटनीतिज्ञ थे और ये कहा कि रोम के थे, रोम के थे, तो ये क्या किए कि ये बताना जो है ये प्रारंभ किए कि जैसे जैसे वो समय बीतता गया वैसे वैसे पर्सोना शब्द का परिवर्तन भी होता गया, उसके अर्थ में भी परिवर्तन होता गया। तो इस प्रकार से ईसा पूर्व पहली शताब्दी में रोम के प्रसिद्ध लेखक और कूटनीतिज्ञ जो सिसरो थे इसको जो है चार अर्थों में व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पर्सोना शब्द का जो है वो चार अर्थ होता है। तो उन्होंने जो चार अर्थ बताए उन चार अर्थों में पहला बताया गया, पहला अर्थ उन्होंने जो चारों अर्थ बताए सिसोरो ने, तो उसको जो है हम पहले अर्थ के रूप में देखते हैं कि उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति होता है दूसरे को दिखाई देता है वह जैसा वास्तव में नहीं होता है। अर्थात उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो होता है वह दिखाई नहीं देता, वह दिखाई नहीं देता। कैसे? जैसे व्यक्ति का शारीरिक रूप, रंग, आकार जो बाहर से दिखाई दे रहा है वह यह निश्चित नहीं है कि उसे जो व्यवहार दिखाई दे रहा है वह निश्चित नहीं है कि अंदर से भी उसी प्रकार से आपके बारे में सोच रहा है। तो पहला उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो होता है वह दिखाई नहीं देता, उसकी अंतरात्मा में क्या है वह जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। दूसरा क्या कहता है कि वह कार्य जो जीवन में कोई करता है, वह कार्य जो जीवन में कोई करता है, अर्थात जो हम आपके साथ में व्यवहार करते हैं जैसा कि दार्शनिक करते हैं वह जो है कोई आवश्यक नहीं कि वह आंतरिक भाव से दिखाई देता हो। इसी प्रकार से कार्य के संबंध में कहा गया कि व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, जो आपके सामने दिख रहा है, कोई आवश्यक नहीं है। जैसे दार्शनिक है जो जिसके बारे में सोचते हैं कोई आवश्यक नहीं कि वो क्या सोच रहे हैं किसके बारे में, है ना। इस प्रकार से दूसरा अर्थ हो जाता है। तीसरा अर्थ के बारे में सिसोरो महोदय ने कहा, उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत गुणों का संकलन, जो व्यक्ति होता है उसके व्यक्तिगत गुण कौन से हैं, चारित्रिक गुण कौन से हैं, जितने भी गुण उसके व्यवहार में प्रदर्शित हो रहे हैं वह किस प्रकार से गुण है। तो ये जो है हमारा तीसरा बिंदु हो जाता है। तो ये कह लीजिए कि व्यक्तिगत गुणों
का संकलन, व्यक्तिगत गुणों का संकलन। जो व्यक्तिगत उसके गुण होते हैं उनको जो है वह संकलित किया जाए, जो एक मनुष्य को उसके कार्य के योग्य बनाता है, अर्थात जो उसके व्यक्तिगत गुण होते हैं वह मनुष्य को उसके योग्य ही बनाता है, उसके किए गए कर्म ही उसको योग्य बनाते हैं। चौथा बिंदु हम देखते हैं विशेषता और सम्मान। विशेषता क्या है उन गुणों में? विशेषता अर्थात हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से निश्चित रूप से अलग होता है। वो किस कारण से होता है? कुछ न कुछ उसमें विशेष गुण पाए जाते हैं, और जो उसकी विशेषता पाई जाती है उस विशेषता के कारण ही वह क्या करता है? वह सम्मान प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से अगर जब वह सम्मान प्राप्त करता है तो देखा जाता है कि जो है उसको जो है उसकी विशेष प्रकार से वह जीवन। एक बार हम फिर से देखें कि जो व्यक्ति की विशेषता होती है उस विशेषता के कारण जो है वह सम्मान प्राप्त है, अर्थात अन्य व्यक्तियों से कुछ उसमें विशेष गुण पाए जाते हैं, तो उसके कारण होता है उसकी लेखन शैली में वह प्रयोग होता रहता है, जिससे वह क्या होता है? वह सम्मान को प्राप्त करता है। तो आइए हम देखते हैं कि जो ये परसोना शब्द हुआ कब ये जो है कब तक रहा, कब तक ये परिवर्तित नहीं हुआ है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो 13वीं शताब्दी तक अगर ये माना जाए, ये बताते हैं शिशोर या अन्य मनोवैज्ञानिक, तो उन्होंने कहा कि 13वीं शताब्दी तक परसोना शब्द का जो है वो विभिन्न अर्थों में प्रयोग होता रहा। उसके बाद 14वीं शताब्दी में जो है वो मनुष्य की मुख्य जो विशेषताओं का उल्लेख करने के लिए एक नए शब्द का जो प्रयोग किया गया, या कह लीजिए कि एक नए शब्द की जो आवश्यकता हुई, उस नए शब्द की आवश्यकताओं को जो है अनुभव को जानने के लिए, पूर्ण करने के लिए ही निश्चित रूप से परसोना जो है वो पर्सनालिटी में जो है वो परिवर्तित हो गया, या कह लीजिए कि रूपांतरित कर दिया गया। तो प्रश्न बनता है कि परसोना शब्द का जो विभिन्न अर्थ आया वो कब तक आया है? तो वह आया है 13वीं शताब्दी तक। और परसोना को जो है वह पर्सनालिटी में कब रूपांतरित किया गया? तो वह आता है हमारा 14वीं शताब्दी में। ठीक है, ये प्रश्न आपको जो है वो ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो है प्रश्न छोटे छोटे जो है वो पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से 13वीं शताब्दी तक इसके विभिन्न अर्थ प्राप्त होते रहे हैं, और 14वीं शताब्दी में जो है वो आवश्यकता महसूस की गई, इसलिए जो है इसके अर्थ को जो है वो परसोना के अर्थ को रूपांतरित कर दिया गया। अब आता है, देखते हैं कि व्यक्तित्व में एक मनुष्य के न केवल शारीरिक मानसिक गुणों का बल्कि जो है उसके सामाजिक गुणों का भी समावेश होता है। जैसे हम कहें कि व्यक्ति के बारे में कहते कि मनुष्य के शारीरिक गुण के आधार पर देख लें, मानसिक गुण के आधार पर देख लेते हैं, तो हम उसके व्यक्तित्व को निर्धारित कर सकते हैं? तो नहीं, उसके लिए कहा गया कि निश्चित रूप से उनमें भी सामाजिक गुणों का जो है वो समावेश निश्चित रूप से होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये कहा गया शारीरिक मानसिक और सामाजिक, तो शारीरिक मानसिक और सामाजिक की जो बात की गई है उस शारीरिक मानसिक और सामाजिक, अगर इसकी बात की गई है, अगर इसको हम देखते हैं तो कोई आवश्यक नहीं है कि सभी में शारीरिक गुण समान हो, सभी में मानसिक गुण समान हो, सभी की सामाजिक परिस्थितियां समान हो। तो क्या होना है कि इससे व्यक्तित्व का अर्थ जो है वो पूर्ण नहीं हो सकता है। इसको पूर्णता हम नहीं बता सकते हैं कि पूर्ण रूप से इसको ही कहा जा सकता है। तो क्या कर सकते हैं कि जब हम देखें कि जब एक समाज के सब सदस्यों के विचार, एक समाज है, उस समाज के सामाजिक जो व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत तो उसके सभी विचार हैं, व्यक्तियों के संवेगों के अनुभव, सामाजिक क्रियाएं अगर एक जैसी होती हैं तब तो इसके अर्थ को स्वीकार किया जा सकता है। अगर एक जैसी नहीं है तो इसके अर्थ को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो हम अगर देखें जो है कि व्यक्तित्व की परिभाषा क्या आएगी, तो मन महोदय ने जो है व्यक्तित्व को डिफाइन किया। अपने अपने मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचारों से जो है व्यक्तित्व को परिभाषित करने का कार्य किया है और बताया है कि व्यक्तित्व हम किसको कह सकते हैं, जिसमें अगर हम मन के शब्दों में देखते हैं, मन महोदय के शब्दों में मन ने क्या कहा है, मन के शब्दों में, तो मन को अगर हम देखते हैं तो मन ने क्या कहा कि व्यक्ति के ढांचे, जो उसकी आकृति बनी हुई है,
उसके साथ साथ व्यवहार की जो उसकी विधियां हैं, किस प्रकार से वह आपके साथ में बिहेव कर रहा है, उसकी रुचि क्या है, उसकी अभिवृत्तियां क्या है, उसकी क्षमता क्या है आपके साथ में समायोजन करने की, उसके साथ साथ उसकी क्षमता योग्यता क्या है, उन सब सारी चीजों की कुशलताओं से अगर जो है देखा जाता है तो सबसे विशिष्ट एकीकरण के रूप में अगर उसको सम्मिलित किया जा सकता है तो ये सारी चीजें मिलकर के मन महोदय ने कहा कि ये व्यक्तित्व का है। एक बार फिर से हम मन के अनुसार देख लेते हैं। मन महोदय ने क्या कहा कि व्यक्ति के ढांचा जो है, शारीरिक उसकी संरचना के बारे में कहा, उसके बाद कहा व्यवहार की विधियां, किस प्रकार से वह व्यवहार करता है, उसके बाद उसकी रुचि क्या है, उसकी अभिवृत्ति क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी योग्यता क्या है और उसकी कुशलता क्या है। सबसे विशिष्ट रूप से उन सबको अगर हम जो है एकत्रित कर लेते हैं तो वही जो है वो हमारा क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। तो इस प्रकार से मन महोदय ने बताया। उसके बाद बिग और हंड ने जो है परिभाषा दी। कौन? बिग और हंड। सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी परिभाषा दी है इसके संबंध में व्यक्तित्व के। तो बिग और हंड महोदय ने जो है व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए कहा कि व्यक्तित्व जो होता है एक में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं, अर्थात व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अर्थात व्यक्ति के जो मन की शारीरिक स्थिति होती है, मन की, देखिएगा शरीर की नहीं, मन की जो आंतरिक भाव की बात की गई है, तो मन की जो शारीरिक स्थिति होती है उसके जो है संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान, अर्थात मन से आंतरिक भाव से जो अन्य व्यक्ति के साथ में व्यवहार किए जाते हैं और इसकी विशेषता जो मिलती है, जो व्यक्ति उस विशेषता को देखता है कि इसके द्वारा अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, उन्हीं का उल्लेख जो है उसके व्यक्तित्व के माध्यम से किया जाता है, वही उसका जो है क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। उसके बाद हम अगला परिभाषा देखते हैं। आलपोर्ट महोदय ने जो है वो परिभाषा दी है। कौन? आलपोर्ट ने जो है वो परिभाषा दी है। आलपोर्ट महोदय ने भी जो है व्यक्तित्व को परिभाषित किया। उन्होंने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति में जो है मनोशारीरिक अवस्थाओं का, मनोशारीरिक जो उसकी अवस्थाएं होती है, कौन सी? मनोशारीरिक जो अवस्था होती है, जिस प्रकार से आपके साथ जो गतिमान करता है, गतिशील होता है, जैसा मन से व्यक्ति सोचता है उसी मन से जो है वह व्यक्ति क्या करता है, वह आपके साथ में व्यवहार करता है और उसके जो है पर्यावरण के साथ उसका जो अद्वितीय संबंध होता है, अर्थात जो उसके वातावरण से, जो पर्यावरण से जो उसका संबंध निर्धारित होता है, जो उसका व्यवहार निर्धारित होता है, वही जो है वो आलपोर्ट महोदय ने कहा कि व्यक्तित्व होता है। उसके बाद डेशिल महोदय ने जो है वो परिभाषा दी है। कौन? डेशिल महोदय ने जो है वो परिभाषा दी व्यक्तित्व की। तो डेशिल महोदय ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार, अर्थात जो भी व्यक्ति के द्वारा व्यवहार किए जा रहे हैं उसका संपूर्ण चित्र होता है, अर्थात जो भी हम आप एक दूसरे के साथ में व्यवहार करते हैं, जो व्यवहार करते हैं उस व्यवहार में अगर देखा जाता है तो वही व्यवहार क्या है, वही जो है वो संपूर्ण रूप से उसके व्यक्तित्व का चित्र होता है। जैसे जो है देखिए हम कि बिग और हंड ने जो है इसी बात को कहा था कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का प्रतिमान होता है। बिग और हंड की परिभाषा को देखें और डेशिल को परिभाषा को देखें तो दोनों जो है क्या कहें कि व्यवहार जो हमको दिखाई देता है, संपूर्ण व्यवहार उसी की विशेषताओं का योग ही होता है व्यक्तित्व। इस प्रकार से हम जो है व्यक्तित्व को परिभाषित कर सकते हैं। तो व्यक्तित्व की इतने लोगों ने परिभाषा दी। अब हम व्यक्तित्व को और अधिक रूप से स्पष्ट करने के लिए हमारा अगला वीडियो आप देखिए, जिसमें जो है हम व्यक्तित्व के पहलू के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। तो व्यक्तित्व अधिक स्पष्ट आपका तब होगा जब हम व्यक्तित्व के जो 4 पहलू हैं क्रियात्मक रूप से, उसके 4 पार्ट हैं, उन चारों पार्टों को अलग अलग हम बताएंगे तो आपका व्यक्तित्व एकदम आसानी से जो है क्लियर हो जाएगा, उसमें जो है आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इस प्रकार से ये आज आप पढ़िए जो है, अगले टॉपिक में आपको जो है क्या होगा कि व्यक्तित्व के पहलू जो है आपको बताएंगे। धन्यवाद।